Hello everyone, welcomes to Let's Study channel. We are connected now. Myself Pratik, and we are continuing our bailment chapter part 3 of Indian Contract Act 1872. तो आइए शुरू करते हैं हमारी स्लाइड्स को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख लीजिए, ताकि आपको ये पार्ट 3 बेलमेंट का और अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और उसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ बेलमेंट, ये हमने पढ़ा था, जो कि सेक्शन 148 में डिस्क्राइब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो बेलमेंट का जो सेक्शन बनता है 148, बेलमेंट जो डिफ़ाइन है, जो ये चैप्टर डिफ़ाइन है, ये बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड है: बेलमेंट, बेलर और बेली, जिसको हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। हु इज़ बेलर, कौन बेली है, और जो भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब हमने डिस्कस किए थे। हमने इसको समझा था कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल हमारा था बेनिफिट फॉर बेली के लिए, अगला बेनिफिट फॉर बेलर के लिए था, और अब पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सवाल था कि बेलर और बेली, जो हमारे पुराने वीडियो से निकल के आया कि बेलर और बेली कौन होते हैं, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। तो फिर से बताते हैं इसको, और ध्यान रखेंगे कि इस बार आपको और अच्छे से बता पाएँ। देयर आर 2 पार्टीज़ इन बेलमेंट। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 2 पार्टी होती है बेलमेंट में। पहली होती है बेलर और दूसरी होती है बेली। तो कौन बेलर होता है ये आप सभी को पता है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड। बेलर वो होता है जो गुड को डिलीवर करता है, और बेली वो होता है टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, तो जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बेलर होते हैं और कौन बेली। काइंड्स ऑफ बेलमेंट हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसको और अच्छे से। बेलमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट। बेलमेंट आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, बेस्ड ऑन बेनिफिट और बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। बेस्ड ऑन रिवॉर्ड ये अलग हो जाते हैं, और बेस्ड ऑन बेनिफिट पूरा चैप्टर आपका यहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो बेस्ड ऑन बेनिफिट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला आपको दिया है, जो हम कवर कर चुके हैं, एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर बेलर। यहाँ पे पूरा बेनिफिट बेलर का हो रहा है, जो हम देख चुके हैं एग्जाम्पल। एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर द बेली, ये भी हम कवर कर चुके हैं पार्ट 2 में। और यहाँ पे बोथ, म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ, इसमें पहला एग्जाम्पल है। और यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा बेनिफिट केवल और केवल बेलर का होता है। सेकंड में पूरा का पूरा बेनिफिट केवल अकेला बेनिफिट बेली ले जाता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ, जैसे आपने कोई कार हायर की मुझसे, मेरे द्वारा, मैंने आपको कार दी, आपने मुझे पेमेंट दिया फॉर द पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और आपका इवेंट ख़त्म होते ही आप वो मुझे कार लौटा दोगे। यानी पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि आपने कार लिया किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस ख़त्म होते ही आप मुझे लौटा देंगे। और उस टाइम जो पेमेंट किया है, यहाँ पे बेलर की भी बेनिफिट है, और यहाँ पे देखी जा रही है कि बेली की भी है बेनिफिट। लेकिन अगर मैं किसी फ्रेंड से लेता हूँ कार किसी इवेंट के लिए, और यहाँ पे मेरा ही फ़ायदा है, ना कि मेरे फ्रेंड का, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेनिफिट फॉर पर्टिकुलर हो जाता है। लेकिन जब हम म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों का ही बेनिफिट होता है, बेलर और बेली का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अब हम पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, और ग्रेचुटस बेलमेंट समझ में ही नहीं आता है कई बार पढ़ने के बाद भी। तो ग्रेचुटस बेलमेंट और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट क्या होता है?
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसको आप लेकर समझ सकते हैं कि बेलर और बेली की ये जो बेलमेंट हो रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, वो ग्रेचुटस है या नॉन ग्रेचुटस है। जो नॉन ग्रेचुटस का मीनिंग ये है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि बेलर और बेली गेट्स रिमनरेशन। एग्जांपल, जी गिव्स हिज टेलीविजन फॉर रिपेयर टू एच, जो कि एच इज ए टेक्नीशियन गेट्स पेड फॉर द जॉब। तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट हो रहा है तो नॉन ग्रेचुटस होगा, और यहाँ पे अगर बेनिफिट नहीं है किसी एक का, जैसे कि यहाँ पे नाइदर बेली और नॉर बेलर गेट्स एनी रिमनरेशंस। एग्जाम्पल है ए लेंड्स हिज बुक टू हिज फ्रेंड। ये अपने फ्रेंड को बुक देता है, तो यहाँ पे फ्रेंड का फ़ायदा हो रहा है ना कि दोनों का। तो जहाँ पे एक बेलर या बेली का बेनिफिट होता है वहाँ पे ग्रेचुटस होता है, और जहाँ पे बेनिफिट बोथ साइड होता है बेलर और बेली का, तो वहाँ पे होता है नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसको और अच्छे से हम समझेंगे ग्रेचुटस बेलमेंट क्या होता है और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट हम किसे समझते हैं। तो अगर अभी तक भी आपको ग्रेचुटस बेलमेंट और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट नहीं समझ में आया है तो इस स्लाइड को और अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे थे ग्रेचुटस बेलमेंट और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मीनिंग क्या है ग्रेचुटस बेलमेंट का और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट का। बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड और कंसिडरेशन, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो वो ग्रेचुटस होता है, और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट वो होता है बेलमेंट इन विच कंसिडरेशन पासेस बिटवीन बेलर और बेली। कंसिडरेशन बेलर और बेली के बीच में होता है वहाँ पे। एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक पर्सन लेंड्स हिज बुक टू हिज फ्रेंड फॉर रीडिंग। एक पर्सन है वो अपनी बुक को अपने दोस्त को देता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे ग्रेचुटस बेलमेंट होगा। जबकि नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट वहाँ होगा जी हायर्स अ बुक फ्रॉम द लेंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन होगा बोथ साइड में, और यहाँ पे क्या होगा कंसिडरेशन बीइंग द मेंबरशिप ऑफ फी पेमेंट, यानी कि यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए वो पे कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है द वैल्यू ऑफ द बुक ऑफ सम पेमेंट, सम परसेंटेज। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इज़ टोटली एब्सेंट होता है यहाँ पे, लेकिन इस केस में कंसिडरेशन पासेस फ्रॉम द बेलर और बेली, दोनों में जो है ये पास होके जाता है। फोर्थ पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे कि लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट्स। यहाँ पे बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या लायबिलिटी होगी ग्रेचुटस बेलमेंट में? तो बेलर इज़ नॉट लायबल टू बेली फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द गुड्स इफ़ ही डज नॉट नो दोज डिफेक्ट। मान लीजिए कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कार दी चलाने के लिए, अब वो जानता था कि उसमें ब्रेक्स नहीं है, तो यहाँ पे वो लायबल होगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मेरा कोई लॉस हो जाता है तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ही डज़ नॉट नो दोज डिफेक्ट, अगर वो उस डिफेक्ट को नहीं जानता है तो क्या होने वाला है यहाँ पे? तो बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे वो पर्सन लायबल नहीं होगा, यानी कि मेरा दोस्त मेरे लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। एक तो वो मेरे को वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दे रहा है, यानी कि अपना पोजीशन ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी का मुझे यूज़ करने के लिए, भले ही कुछ समय के लिए दे रहा है, और मैं उस पर केस कर रहा हूँ जिस डिफ़ेक्ट को वो जानता ही नहीं था, यानी कि वो ऐसे डिफ़ेक्ट को वो जानता ही नहीं था कि ये होने वाला है, या उसके लिए भी वो नई चीज़ थी। जान के अगर वो नहीं बताता तो वो लायबल होता है, यानी कि उसको पता होता और नहीं बताता कि उसमें ब्रेक्स नहीं हैं तो वो लायबल होता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जानता है और यहाँ पे वो लायबल नहीं कहलाएगा।
लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेलर इज लाइबल टू द बेली फॉर लॉस ड्यू टू डिफेक्ट्स इन गुड्स वेदर ही नोज दोज इफेक्ट और नॉट। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैंने कार ए ने कार बी से हायर की हुई है और उसके लिए पेमेंट भी किया हुआ है, और इस केस में अगर बी को पता है उसकी डिफ़ेक्ट के बारे में कि जो भी उसकी गुड में डिफ़ेक्ट है या नहीं भी है उसको मालूम, अगर मुझे लॉस हो जाता है तो यहाँ पे वो या उसकी कंपनी लाइबल होगी मेरे लॉस के लिए। समझ में आ रहा है ना बात को आपको? क्योंकि यहाँ पे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, यहाँ पे कंसिडरेशन दोनों पार्टी की तरफ से गई हुई है, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी गुड्स का लॉस करता हूँ तो यहाँ पे मैं भी लाइबल हूँगा और वो भी लाइबल होगा अगर यहाँ पे वो कोई भी डिफ़ेक्ट नहीं बताता है और उसकी इसी डिफ़ेक्ट की वजह से मेरे को कोई लॉस होता है या मेरा कोई एक्सीडेंट अकर होता है। अंडरस्टूड? 5th पॉइंट, बेलर्स की ड्यूटी क्या है? टू बेयर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सेक्शन 158 में दिया गया है कि इट इज़ परस्यूम्ड दैट ऑल एक्सपेंसेस टू बॉर्न बाय द बेलर। यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि इट इज़ परज्यूम, ये परज्यूम कर लिया जाता है दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द बेलर। बट द नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द बेलर, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न बाय द बेली। अंडरस्टूड है ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा ना? चलिए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हम देखने वाले हैं। और बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, कब टर्मिनेट हो सकता है बेलमेंट? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विथ बिफोर स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेसिफाइड पर्पस फॉर विच इट वॉज बिल्ड। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब होगा? कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कार दी और यूज़ करने के लिए, यानी कि मैंने उससे 3 डेज़ के लिए लिया। अब इन बिटवीन 3 डेज़ के पहले ही उसको उसकी आवश्यकता पड़ गई, यानी कि ज़रूरत पड़ गई और वो मुझसे वापस ले लेता है, तो यहाँ पे बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात को? लेकिन यहाँ पे जो बेलमेंट है, बेलमेंट इन नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड ओनली द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस। और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में क्या होता है कि बेलमेंट टर्मिनेट तभी होगा जब या तो बेली की फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए उसने लिया है और वो उसका पूरा हो गया है काम, ठीक है, इवेंट उसका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो तब वो टर्मिनेट हो जाएगी। या तो जो टाइम लिया था उसने 3 डेज़ का टाइम लिया था और 3 डेज़ के अंदर उसका काम हो चाहे ना हो, यहाँ पे 3 डेज़ के बाद वहाँ पे इसकी पेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पे तभी टर्मिनेट होता है जब एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, किसी पीरियड जो भी स्पेसिफाइड किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक्सपायर कर जाए या वो पर्पस ही आपका कंप्लीट हो जाए जिस पर्पस के लिए आपने गुड्स को लिया था। 7th पॉइंट जो है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेली और बेलर। तो जब बेली और बेलर की डेथ हो जाती है तो क्या कंडीशन बनती है ये देखने वाले हैं। तो बेलमेंट कम्स टू एन एंड बाय डेथ ऑफ बेली और बेलर, यानी कि बेलमेंट एंड हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे एंड हो जाएगा, कम्स टू एन द एंड, अगर बेलर या बेली में से कोई डेथ हो जाता है। बट नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेथ ऑफ बेलर डजंट इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो बेलर है जो कि किसी कंपनी के द्वारा हो रहा होगा और उसकी जगह पे कोई और हो जाएगा, उसकी बेलर की जगह पे जिसने दिया है, तो यानी कि कंपनी का तो एंड नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे डेथ ऑफ बेलर डज नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म नहीं करेगा, यहाँ पे आपका कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं और समझेंगे
कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट क्या होता है हमारा, देयर आर वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट विच मस्ट बी देयर। लेट्स डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एसेंशियल एलिमेंट क्या है। द बेलमेंट इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी बेलमेंट है, जो हमारा बेलमेंट होता है वो हमेशा बेस किस पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे। और देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर और बेली। और यहाँ पे जो है बेलर और बेली के बीच में क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके बीच में होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, बेलर और बेली के बीच में। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है। अंडर सेक्शन 148 आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सेक्शन 148 क्या है, बेलमेंट है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है दोस्तों कि डिलीवरी ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स की डिलीवरी होती है फॉर सम पर्पस, यहाँ पे दिया गया है किसी भी पर्पस के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिना पर्पस के लिए नहीं होगी, किसी ना किसी पर्पस के लिए यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड होगी। दूसरा जो पॉइंट होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर पर्पस इज़ अचीव्ड। जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी रिटर्न करनी रहेगी और देयर डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन। और या तो बेलर के कहने पर या बेलर के डायरेक्शन देने पर उसको डिस्पोज किया जा सकता है। तो इतना है एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जो कि 148 से 181 तक है और 171 तक ही है एक्चुअली, 148 से 171 तक। बाकी 171 से 2 से 181 तक जो आपका होता है वो चैप्टर आ जाता है प्लेजेस ऑफ बेलमेंट का। तो धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।